हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 4 क्लास 12 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कहोगे सर ये आज कौन सा लेक्चर पढ़ाने वाले हो, तो हो सकता है थंबनेल देख के आए हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे जितना पहले लिया था, क्योंकि पिछले वाले में 2-3 कॉन्सेप्ट एक ही में मिल गए थे। अब आराम से उसको हम लोग बहुत आसान भाषा में थोड़ी देर में ख़त्म कर देंगे। अभी बस आराम से देखते चलो कैसे, मतलब कि चार्ट बनाना है, क्या करना है, सारी बातें भी समझ में आ जाएंगे। चलिए हेडिंग बनाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, आपका चार्ट तो इसी पे बनेगा। पहला काम क्या करना है कि इसके बारे में लिखना है, अबाउट। इसके बारे में क्या हो जाएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एन या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। गैल्वेनोमीटर मतलब कि धारा मापता है, आप जानते हो। ये बेटा एक डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हु measure small amount of current, small amount of current। बस हो गया। स्मॉल अमाउंट मतलब कि लाइक एज मिली एम्पियर, बहुत बड़ा करंट नहीं मापेगा ना, स्मॉल करंट मापता है मिली एम्पियर में। 1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर। और बड़ा मापना है तो इसको बेटा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा अमीटर में। मॉडिफाई करना हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना। अमीटर बड़ी बड़ी धारा को मापता है। और आपके घर में धारा कितनी आती है, लगभग 25-26 एम्पियर, अधिकतम 30 एम्पियर आ सकती है। तो ये है डिवाइस। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बहुत स्मॉल करंट को मेजर करती है, जो बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करती है, ठीक है ना, जैसे मिली एम्पियर में। ये तो हो गया। अब बात आती है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। अभी मैं जब कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा इसका तो प्रिंसिपल और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आपने इसके जस्ट पिछले लेक्चर में आपने सीखा था टॉर्क, मतलब कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग कॉइल मतलब कि ऐसा कोई कॉइल रखा है जिसमें करंट दौड़ रहा है। ये वाला मैंने आपको बताया था ना, ऐसे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र था, ऐसे रखा था, तो इस पर एक टार काम कर रहा था, घूमने की मतलब घूमने का प्रयास कर रहा था, या घूम जाता हो, लास्ट में घूम जाता हो, ये आपने देखा था। तो यह क्या करता है, प्रिंसिपल इसके दो मैं बताता हूँ कि यह करता है क्रिएट टॉर्क। टॉर्क क्रिएट करता है ऑन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई करंट कैरिंग कॉइल पर यह टॉर्क क्रिएट करता है। टॉर्क मतलब क्या, बल आघूर्ण, घुमाने का प्रयास करता है, घुमाता भी है, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है बेटा, यह टॉर्क रिस्टोर भी करता है। यह टॉर्क को क्या करता है, रिस्टोर भी करता है। टॉर्क को रिस्टोर भी करता है, टॉर्क को अपने अंदर जमा भी करता है, टॉर्क को अपने अंदर जमा करता है। टॉर्क रिस्टोर का मतलब हमने आपको बताया है, टॉर्क रिस्टोर मतलब टॉर्क मतलब घूर्णन होता है किसी अक्ष पे घूमना, और क्या। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यह एक रस्सी है, चलिए मान लीजिए हमारे पास एक रस्सी है और ये वाला मान लो पेन हमारा, मतलब कोई भी एलिमेंट है, ऐसे मान लिया जाता है, ओके। तो अब मैं बताऊं अगर आपको, तो देखो ध्यान से, ये ऐसे है ना, ऐसे रखा है, ऐसे मैं इसको मैं घुमाता हूँ, अगर इसको देखो आप, अगर मैं इसको घुमाता हूँ ऐसे 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 ऐसे, इसको घुमाने के बाद अगर मैं छोड़ूँ ना, इसको घुमाने के बाद अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। देखो क्यों आ गया, क्योंकि जितना मैंने टॉर्क इधर दिया उतना रस्सी क्या करा, टॉर्क रिस्टोर किया।
ए रस्सी क्या किया, टार्क को रिस्टोर कर रहा है। मैं इधर टार्क लगा रहा हूँ, ए हमारे विपरीत रिस्टोर कर रहा है, टार्क हमारे विपरीत काम कर रहा है, ताकि जब ये अपना बल लगाना छोड़ेगा तो मैं लगा के घुमा दूंगा अपनी ओर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं मतलब कि इस एलिमेंट पर टार्क दे रहा था, ऐसे बल लगा रहा था किसी एक्सिस पर, ऐसे बल लगा रहा था, तो रस्सी में ऐंठन आ रहा था। रस्सी में क्या आ रहा था? ऐंठन आ रहा था। और वह ऐंठन किसके विपरीत था? हमारे लगाए गए टार्क के विपरीत था, ठीक है ना। और मैंने जब छोड़ा तो अपना वाला दे दिया तुरंत, जो बिटोरा था, जो संचित किया था, जो उसने रिस्टोर करा था, वो दे दिया तुरंत, फिर अपनी अवस्था में आ गया। तो बेटा हो गया इसका प्रिंसिपल। इट इज एन, देखो पहले क्या लिखना है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हु मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जैसे मिली एम्पेयर में। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? क्रिएट टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा कह सकते हो इसका प्रिंसिपल टॉर्क रिस्टोर भी करता है। यह मतलब कि किताबों में लिखा होता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ऐसे लिखो कि बल आघूर्ण को यह स्टोर भी करता है, संचित भी करता है, ठीक है ना। तो अब इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन, देखते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट देखते हैं, यहीं से आपको बढ़िया समझना है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, CONSTRUCTION कैसे बनाते हैं इसको। तो बेटा कंस्ट्रक्शन तो आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ नॉर्मली बातें देख लो, नॉर्मली बातें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत टफ तरीके से समझाया गया, क्योंकि फिगर से आपको समझाया गया है। आप देख लो बेटा, ये हार्ड, देखो ये हार्ड शू टाइप का ये सिलेंड्रिकल चुंबक होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा होता है आपका, कह सकते हो ये है कई तारों वाली कुंडली है, ठीक है, और ऊपर से ऐसे वायर आया होता है टर्मिनल से होकर के अपने ऐसे, फिर ऐसे नीचे की ओर ऐसे स्प्रिंग लगा होता है, ये अपना इधर भाग आता है, ये टर्मिनल 2 होता है, यहाँ पे एक मेटल होता है, और यहाँ पे ऐसे लगा होता है स्केल आपका, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे स्केल होता है, और यहाँ पे ये होता है आपका पॉइंटर, ये क्या होता है? पॉइंटर। और इसको हम लोग रखते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर पे। अभी आपको फिगर में बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि कैसे क्या होता है। ये तो मैं नॉर्मली आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, कैसे पॉइंटर लगा होता है, ये आपका स्केल होता है, ये नाचेगा, ठीक है ना। अभी जब फिगर में आप बढ़िया समझोगे तो आपको दिख रहे होगे कि नाच रहा होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से नाचेगा। यहाँ पे इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है। तो अच्छा बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो NS का चुंबक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा है, तो इस पर टॉर्क काम करेगा, नाचेगा। कितना टॉर्क काम करेगा? टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा काम करेगा। थीटा इज एंगल बिटवीन, कह सकते हो वेक्टर एरिया एंड वेक्टर बी, या फिर कह सकते हो बेटा कि M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड वेक्टर भी, क्योंकि बेटा आप जानते हो M बराबर क्या होता है? I होता है। अगर कई सारे फेरे हैं तो M बराबर NIA हो सकता है, टोटल करंट NI हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, वास्तव में यहीं से तो आया है। या तो बोलो M और B के बीच का एंगल है, या तो बोलो बेटा आप A के बीच का एंगल है। यानी कि आप देख सकते हो, एक मिनट, मान लो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे गुजर रही है, अभी सपोज कर लो N है, तो ये ऐसे रखा गया होता है, ऐसे, इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। इधर जा रहा है, अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब इनको कवर करोगे, इनको कवर करोगे करंट को, बेटा देखो जैसे यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे 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 करंट आ रहा है ना, ऐसे आप राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, ऐसे घुमाओगे, कर्ल करोगे, अंगूठा बाहर क्यों रहेगा? यानी कि ऐसे अगर कोर ऐसे रखा है तो ऐसे जाएगा, इधर और इधर जा रहा है बी, यानी कि एंगल कुछ बना कि नहीं बना? बना ना, थीटा एंगल बनेगा। थीटा का मान 0 नहीं करना है, थीटा का मान 0 हो जाएगा तो काम में टार्क नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लगाने वाले हैं कि थीटा का मान ऑलवेज 90 हो। बेटा यहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ यूज़ करने वाले हैं कि थीटा का मान ऑलवेज 90 हो, और वह चीज़ क्या है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। वह चीज़ क्या है बेटा? आपका त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अभी आप फिगर में बढ़िया समझोगे। अब कोई कहता है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताओ, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताओ, तब क्या बताओगे?
तो कहोगे कि ऐसा क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, हम बोलेंगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कोई करंट कैरिंग लूप रखा हो। अपनी भाषा में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कोई करंट कैरिंग लूप रखा हो, तो हमेशा हमेशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र और डाइपोल मोमेंट, इसके जो मतलब को आप रखे हो लपेट के जो कॉइल, उसके डाइपोल मोमेंट या फिर वेक्टर एरिया के बीच का एंगल, यानी कि बोलोगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, या वेक्टर एरिया जो लूप रखा है उसका वेक्टर एरिया और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, उसे हम बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हमेशा हमेशा के लिए वेक्टर एम और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 बनता है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 बनता है, उसे हम बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे, मतलब कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो स्टूडेंट, आपके सामने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हम बनाने जा रहे हैं, या ऐसे कह सकते हो कि हम इसको समझाने के लिए आपको एक फिगर के रूप में लाए हैं ताकि आप बेहतरीन ढंग से समझ सको कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो आपके सामने ऐसा कि चुंबक दिख रहा है जिसमें N और S दो ध्रुवखंड हैं। आपको दिख रहा है कि N और S दो ध्रुवखंड हैं चुंबक के, और एक सिलेंड्रिकल चुंबक है। अगर मैं बताऊं तो पूरा ऊपर से देखा जाए या कहीं से देखा जाए तो उसके बीच में पाइप टाइप का दिख रहा है, यानी कि यह एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, इसका फ़ायदा क्या होता है बस अभी देखते चलो, समझ में सारा चीज़ आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया हमारा NS टाइप का चुंबक। वास्तव में घोड़े के नाल का ही चुंबक है, जो कि ऐसे रखा गया, ऐसे जो कि ऐसे होता है। ठीक है ना। ये वास्तव में घोड़े का नाल का चुंबक होता है। तो इतनी बात समझ गए, आगे लेके आपको चलते हैं बेटा। देखिए अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देख पा रहे हो तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज करने का फ़ायदा क्या होता है। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, यहाँ से ऐसे गुजर गया, ऐसे सीधे चला गया, यहाँ वाला आ रहा था ऐसे, बट आप जानते हो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करते, तो यहीं से क्या करा है, घूम गया, ऐसे चला गया। ये वाला भी ऐसे कुछ चला गया, यह वाला भी कुछ ऐसे चला गया, यह वाला भी कुछ ऐसे चला गया। ठीक है ना। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर वास्तव में एक नॉर्मल प्लेट होता, मान लो ऐसे प्लेट है, ऐसे प्लेट है NS का, तो सीधे गुजर जाता, लेकिन सिलेंड्रिकल होने के नाते यह मतलब कि मुड़ मुड़ के जा रहा है, मुड़ मुड़ के जा रहा है। आप देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। ओके बेटा। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज करने का मज़ा और फ़ायदा आपको दोनों मिल रहा है ना, कि सिलेंड्रिकल हम यूज़ करके क्या पा रहे हैं। सिलेंड्रिकल यूज करने से फ़ायदा यही है कि सभी ओर से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर ओर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं। मान लो सिलेंड्रिकल ऐसे है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। ओके। अब आपको आगे हम लेके चलते हैं बेटा। अब देखो ज़रा, अब उसके बीच में जो सिलेंड्रिकल आपके पास मैग्नेट था ना, उसके बीच में देख पा रहे हो कि यही लगा होता है। यह जो बेटा ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो, यह होता है सॉफ्ट आयरन कोर। यह क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर होता है। और सॉफ्ट आयरन कोर जानते हो क्यों लगाते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर बेटा यानी कि नरम लोहा होता है, हिंदी में से नरम लोहा कहते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करता है। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर कहीं गुजरना चाह रहा है, ये मान लो इन्हीं के बीच में है ना, ऐसे दो पार्ट थे, इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। मान लो कहीं इधर गुजरना चाह रहा है तो उधर नहीं जाएगा, उनको भी अपने अंदर बुला लेगा। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है। वही मैंने बेटा देखो, मैंने कहा ऐसे हमारे मतलब कि वो थे मैग्नेट ऐसे लगे हुए थे और इनके बीच इसको सेट करना है। आप देख पा रहे हो कि सॉफ्ट आयरन कोर है बेटा, और इसके ऊपर ये जो देख रहे हो ना, एक वायर लपेटा गया, कापर का वायर है। देख लो ये वाला जो आप मतलब कि ब्राउन पार्ट देख रहे हो, ब्राउन पार्ट, यह कॉपर का वायर है बेटा, यही लपेटा गया है इसके ऊपर। और यह कह सकते हो देखो, यह पुल्ली टाइप का, इसी के ऊपर वो नाचेगा, उसी पे नाचने के लिए स्वतंत्र है। और यहाँ पे देखो बेटा स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो ना स्प्रिंग लगा हुआ है। अब आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होगे
कि एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के अंदर इसको सेट करते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या करते हैं, सेट करते हैं, जिसमें नरम लोहा का कोर होता है, उसके ऊपर वायर लपेटे गया होते हैं, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ना बेटा, वही वायर लपेटा गया होता है वास्तव में। ओके, और ये धुरी है, कह सकते हो इसी के ऊपर नाचने के लिए स्वतंत्र होता है आपका ये जो मतलब कि कोर है ना आयरन का, उसी के ऊपर नाचने के लिए स्वतंत्र होता है। अब बात आपको यहाँ तक समझ आई बेटा, आगे चलते हैं फिर। अब देखो इसके अंदर सेट कर दिया गया है इसको, अगर आप देख पा रहे हो तो एन और एस के अंदर सेट कर दिया चुका है, इसमें सेट कर दिए हैं, और ये वास्तव में उसके ऊपर ऐसे स्केल लगा होता है, ठीक है ना, स्केल होता है, ऐसे स्केल होता है इसके ऊपर, और यहीं से होता है पॉइंटर आपका, ये पॉइंटर आपका और ये स्केल है। जैसे से मूव करेगा, मतलब ऐसे मान लो ऐसे मूव करेगा तो दैट टाइम ये आपका पॉइंटर आगे की ओर जाएगा ना, आगे की ओर खिसकना तय है, ये आगे की ओर खिसकता रहता है बेटा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर, अब मज़ेदार बात आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर ये अब नाचने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्या है, जब हमने मान लो कि जब इसमें करंट दिया, इस वायर में मैंने बेटा करंट दिया तो इसके अंदर करंट गुजरा, अब हो गया मैग्नेटिक, ऐसा कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, एन वाला पोर्शन और एस वाला पोर्शन, इसके अंदर हमारा करंट कैरिंग कॉइल रखा है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है। ऐसे तिरछा रखा हुआ है, इधर का फोर्स इधर काम करेगा, ये वाला फोर्स इधर, तो वास्तव में क्या करेगा बेटा, नाचेगा। अब ये मतलब कि उसी जो धुरी देखे थे उसी पे स्वतंत्र होकर क्या हो रहा है, नाच रहा है। अब नाच रहा है तो स्प्रिंग जो है ना बेटा, स्प्रिंग में भी ऐंठन आ रहा है, स्प्रिंग में भी क्या आ रहा है, अभी समझो, मैं उसके आगे भी बताऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड पर, अब इसको समझो। अभी नाच रहा है, क्यों नाच रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग एक कॉइल है, ये वाला नीचे से ऊपर लपेट के कॉइल आ गया ना, इसके ऊपर का पोर्शन देख रहे हो, सबसे ऊपर टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है ना, ऊपर से झांक के देख रहे हो। आपकी आँख यहाँ कहीं है, इसको देख रहे हो आप आराम से, ये आँख आपकी आँख है और यहाँ से आप देख रहे हो इसको बेटा, ये नाच रहा है यहाँ पे। अब क्यों नाच रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर रखा है, तो उस पर एक मैग्नेटिक उस पर एक टॉर्क काम करता है, ठीक है ना, तो टॉर्क काम कर रहा है, नाच रहा है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे आप देख रहे हो जैसा कि बढ़िया से आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये कह सकते हो जो लाइन दिखाया, ये जो लाइन दिखाया गया बेटा आपका, एक मिनट, ये जो आपका लाइन है इसे पॉइंटर कह सकते हो, ठीक है ना। अब पॉइंटर ना कह करके बेटा एक बात और कह सकते हो, जानते हो क्या, ये वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं इस पर कितना टार्क काम कर रहा होगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, इतना टार काम कर रहा होगा। एन क्या है, तार की मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, आई क्या है, करंट है, ए क्या है, वेक्टर एरिया है, बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, साइन क्या है, थीटा जो है ना बेटा, एंगल बिटवीन, जो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए का मतलब होता है बेटा एम, और ये बी साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू आई होता है, और एन टर्म है तो हम एन आई ए यहाँ पर लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो चाहे कहो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी के बीच का एंगल बोलो, चाहे वेक्टर एरिया और बी के बीच का एंगल बोलो, इनको आप, ठीक है ना, आप बड़े आराम से बोल सकते हो, जैसा कि हमने आपको पीछे व्हाइट बोर्ड में समझाया था, ठीक उसी प्रकार। ओके, अब आप देख रहे हो कि ये नाच रहा है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। अब इस पर रोटेट कर रहा है, उस पर टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखो बेटा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ ये तो वही है कि इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये दो वायर है, ये ऊपर का देखो यहाँ पे, ये ऊपर के टर्मिनल का वायर है, ऊपर से आया है, और ये नीचे जो टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 1 जहाँ से करंट आ रहा है, टर्मिनल 2 जहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो ज़रा, अब सिलेंड्रिकल लगाने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, ये आपको बताएगा, अगला वाला फिगर आपको बताएगा कि सिलेंड्रिकल तुमने लगाया बेटा तो आपको फ़ायदा क्या मिला। सिलेंड्रिकल मैग्नेट लगाने का फ़ायदा यही मिला कि देखो आप, 1 मिनट इसके आगे चलते थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ज़रा, अब यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है बेटा। देखो इस समय जब हमारा एक मिनट जब हमारा ये
कोर इस समय इस व्यवस्था में बेटा आपका देख रहे हो ना, ये ऊपर का एक टॉप व्यू है, ये कह सकते हो ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो, ये टॉप व्यू है, ऊपर से आप इसको देख रहे हो बड़े बढ़िया से, ऊपर से देख रहे हो गोल सा दिख रहा है, बढ़िया सा नन्ना सा मुन्ना सा। तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही है ना आपकी। और अगर लूप को देखो तो लूप का वेक्टर एरिया इधर है कि नहीं। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि हम साइन थीटा को गायब करना चाहते हैं। साइन थीटा को गायब करने से हमको फ़ायदा क्या मिला कि अब साइन थीटा का हमको यूज ही नहीं करना, मतलब कि थीटा बराबर 90 हर जगह हो जाएगा, तो दैट टाइम हमको साइन थीटा यूज करें या ना करें बात वही होगी। हम बोलेंगे टाउ इक्वल टू एन आई ए भी बोलेंगे। अब इसके आगे मान लो लेके चला जाए, देखो ऐसे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो अगर ये घूम गया बेटा, देखो ये घूम गया ना, जैसे अब ए वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है यहाँ पे, ए वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है ना, ए वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप देख रहे हो। यानी कि देखो जो वाला मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर वर्क कर रहा है, यही वाला इस समय इन सबका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वायर के ऊपर जो बल युग्म तो ये लगा रहे हैं, ये वाले मतलब कि जो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, तो हमको यही वाला मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना है। मैग्नेटिक फील्ड अब इधर हो गया, अब लूप आप देखोगे तो ऐसे लूप इधर होगा, वेक्टर एरिया आपका इधर जाएगा, अब भी 90 डिग्री है। इस प्रकार जितना बार भी बेटा आप आगे घुमाओगे ना, हर बार ये 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज करने का फ़ायदा आपको पता चल गया ना। और ये आयरन मतलब कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर वायर कैसे लपेटा गया है आप ये अभी देख रहे हो बड़े आराम से। तो यही होता है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अब इसके ऊपर जो भी लगा होगा, ये वायर ऐसे ऊपर से आया होगा कोई टर्मिनल वाला वायर, जब ये मतलब ये जब रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो ऊपर का पॉइंटर, जो कि पॉइंटर ऐसे अभी रोटेट करेगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी जब रोटेशन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम आपको लेके चलते हैं वाइट बोर्ड पर। ओके बेटा, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई, तो चलते हैं अब देखते हैं आगे क्या कहता है। तो बेटा आपने चित्र की सहायता से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया है, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या हो रहा है, और आपको मतलब ये टॉपिक इंटरेस्टेड भी लग रहा होगा। लेकिन अब आपसे मैं बात करता हूँ बेटा कि आपका वो सॉफ्ट आयरन कोर कब तक रोटेट करेगा। नहीं, सॉफ्ट आयरन कोर कब तक रोटेट करेगा बेटा आपका। ऐसी बात थोड़ी कि वो हमेशा रोटेट करता रहेगा ना, हमेशा रोटेट नहीं करता रहेगा, नहीं तो बेटा हमेशा करेगा तब तो पॉइंटर पर टूट जाएगा, कहाँ आगे बढ़ पाएगा नहीं। तो उसकी भी क्षमता होती है बेटा, मतलब कि देखो आपने बेटा सिलेंड्रिकल मैग्नेट के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर तार लपेट के उसको रखा, वो नाचना शुरू किया, उस पर टार्क अप्लाई हुआ। कितना टार्क अप्लाई हुआ, टार्क अप्लाइड लिख सकते हो। टार्क अप्लाइड बराबर जब हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ने फिर टार्क अप्लाई किया था, टार्क तभी वो नाच रहा था, टार्क अप्लाइड जब टार्क रिस्टोरिंग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब रिस्टोरिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे देखो मान लो ऊपर मैंने रस्सी लपेटी है, ये टार्क हो रहा है, ठीक है ना, ये नाच रहा है। ये बेटा कब तक नाचेगा जी, जब तक इस रस्सिया के अंदर इस टार्कवा को रिस्टोर करने की क्षमता है तब तक नाचेगा। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि नाचना बंद कर देगा, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। देखो बेटा जब ऐसे रस्सी से इसको नचा रहे थे, लटका के से नचा रहे थे, छोड़ने पर ये क्या हो रहा था, वापस आ जा रहा था। क्यों, क्योंकि जितना आपने नचाया था उतना रिस्टोर करके रखा था, फिर आप जब तो आपने छोड़ा उन्होंने तुरंत दे दिया जो रिस्टोर कर रहा था। जैसे बेटा एक मेमोरी कार्ड होती है, 10 GB का मेमोरी कार्ड है, तो दैट टाइम आप उसमें कितना गाना कितना मूवी भर पाओगे, 10 GB ही ना, 1 GB भरा, 2 GB भरा, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB, 9 GB और 10 GB। जब तक क्षमता थी तब तक भरा, जब क्षमता खत्म तो भरना खत्म, ठीक है ना। जब तक क्षमता थी तब तक भरा, यानी कि जब तक रिस्टोर करने की क्षमता थी तब तक आपने भरा, जब रिस्टोरिंग की क्षमता अब कब खत्म हो, जब वो भर गया। उसी प्रकार ये कब तक आप रोटेट करा पाओगे, जब तक इनका रस्सी को रिस्टोर करने की क्षमता जब तक है टार्क को, तब तक कर पाओगे। यानी कि जब टाउ अप्लाइड, जो अप्लाई हो रहा है टार्क, ठीक है ना, जो आपने गाना भर रहे हो, और जब पूरा रिस्टोरिंग के बराबर हो जाएगा, 10 GB तक 10 भरा जाएगा, तो दैट टाइम ये रुक जाएगा। यानी कि इस अवस्था में पॉइंटर कहीं न कहीं जाके रुक जाएगा, और वही बताएगा करंट हमारा। इस अवस्था में पॉइंटर कहीं न कहीं जाके रुक जाएगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, नॉर्मली सब काम होते हैं सब, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चलेगा टूट जाएगा पॉइंटर वाइंटर।
और वैसे भी कैलोमीटर बहुत छोटी धारा को मापती है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर धारा को मापती है, ठीक है। अब टाउ रीस्टोरिंग को मैं आपको समझाने के लिए एक बात और हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास आएगा एक टोरिजिनल कांस्टेंट आएगा, टोरिजिनल कांस्टेंट आएगा। इसकी हिंदी क्या होती है? ऐंठन नियतांक। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? ऐंठन नियतांक होती है, ठीक है ना। अब ऐंठन नियतांक किसे कहते हैं? अब आपको बता रहा हूँ कि 1 डिग्री रोटेट करने पर, 1 डिग्री रोटेट ऐसे कह सकते हो कि बेटा पॉइंटर के POINTER पॉइंटर के 1 डिग्री रोटेट करने पर, पॉइंटर भी तो आगे चलेगा, अरे भाई ऐसे रहेगा स्केल आपका यहाँ पे लगा है, ये रोटेट करा तो पॉइंटर अगर 1 डिग्री रोटेट करेगा तब इनके जहाँ से वायर से मतलब ये आया है, ये अभी तो मतलब रिस्टोरिंग टार्क होगी जब रोटेट करना शुरू किया और उसने टार्क रिस्टोर करना शुरू कर दिया। तो पॉइंटर की 1 डिग्री रोटेट करने पर वायर या स्प्रिंग में, वायर या स्प्रिंग में जमा हुआ टार्क, ये क्या कहलाता है? टोरिजिनल कांस्टेंट C कहलाता है। 1 डिग्री रोटेट कर रहा है तो बेटा जितना टार्क जमा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं C कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो बेटा रोटेट, मैं बनाऊँ अगर ग्राफ इसका, रोटेट और ये हो जाएगा बेटा टाउ रीस्टोरिंग, टाउ रीस्टोरिंग, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? पॉइंटर की 1 डिग्री रोटेट करने पर वायर या स्प्रिंग में जमा हुआ टार्क, इसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टार्क। रीस्टोरिंग टार्क वही क्या कहलाता है? टोरिजिनल कांस्टेंट। जमा हुआ टार्क यानी जितना टार्क रिस्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो डिग्री, डिग्री, और यहाँ पे लिख सकते हो रिस्टोरिंग टार्क, रिस्टोरिंग टार्क। 1 डिग्री रोटेट किया बेटा तो कितना टार्क हुआ? रिस्टोर C हुआ। आपका परिभाषा बनाना अभी अभी 2 डिग्री किया तो 2C हुआ, 3 डिग्री किया तो 3C हुआ, 5 डिग्री मान लो कर दिया हो तो हो जाएगा 5C। नहीं तो रिस्टोरिंग टार्क का असली फार्मूला क्या होता है बेटा? रिस्टोरिंग टार्क का, रिस्टोरिंग टार्क का असली फार्मूला क्या होता है बेटे? 5C होता है, ठीक है ना। अब टार्क अप्लाई कितना हुआ? आप कहोगे सर NIAB। अब साइन को यूज नहीं करेंगे, साइन हर बार 90 डिग्री उसका मान 1 होता है। 5C कि मान लो 5 डिग्री घूमने इसकी क्षमता हो स्टोर करने की, अब 5 डिग्री घुमा तो C पूरा भर गया यहीं तक आकर के, ओके। अब यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5C बटे NAB, I का मान A से निकलेगा, 5C बटे NAB। C भी कांस्टेंट है, ओरिजिनल कांस्टेंट है, NAB भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है। I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 5। जितना ज़्यादा बेटा डिफ्लेक्शन या विक्षेपण कह सकते हो, उतना जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा विक्षेपण या डिफ्लेक्शन होगा। ये डिफ्लेक्शन ही तो है, डिफ्लेक्शन ही तो है, मतलब कितना डिफ्लेक्ट करा, इतना करा, इतना करा, इतना करा, ये बेटा यहाँ से I का मान निकल जाएगा। वो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। कितना रिस्टोर करें? इतना रिस्टोर करेंगे, इतना अप्लाई हो, दोनों जब बराबर हो जाएंगे, मान लो 5 डिग्री पर जाके रुक गया, उतने उसकी क्षमता ही है, ठीक है ना, तब ये भी रुक जाएगा। अब टार्क खत्म इनका भी, इतना अप्लाई हुआ है जाके रुक गया, दैट टाइम सारा खेल हो गया। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू इसकी मिलती रहेगी बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अब इसके आगे अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो सेंसिटिविटी है, जो कि पिछले वीडियो में देख के आए हो। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, यानी कि 5/I, विक्षेपण, पॉइंटर का विक्षेपण और धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ोगे तो आप कहोगे बेटा A/V, ठीक है ना, कि विक्षेपण और जो विभवांतर होता है सिरों के बीच का वायर के, उनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। और पीछे आपने सारे फार्मूले बढ़िया से देख के आए। आपको यही समझाना था हमको बढ़िया तरीके से, और आप समझ गए हो कि कैसे कैसे होता है। तो आपने देखा कि बेटा एक हमारे पास हार सुचुंबक होता है, उसके अंदर एक मतलब कि पाइप टाइप का आयरन का कोर होता है। सॉफ्ट आयरन का कोर यूज क्यों करते हैं? तो आप क्या बताओगे? क्योंकि वह मतलब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रोलाइट को अपने अंदर बुलाने की क्षमता रखता है। कोई बोलता है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्रफल का यूज क्यों करते हो, तो आप बताओगे हमेशा थीटा का मान 90 डिग्री होगा, हमेशा एम और बी या फिर ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन बनेंगे। आई का मान यहाँ से निकाल सकते हो। फाई का मान मतलब आई का मान जितना बड़ा होगा फाई का मान उतना बड़ा होगा। करंट जितना बड़ा दोगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन पाओगे, आप विक्षेपण पाओगे। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब विक्षेपण और धारा के अनुपात को बोलते हैं करंट सेंसिटिव। जितना देखो यहाँ पे देख सकते हो, जितना कम करंट रहेगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी। ये क्या बता रहा है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू 5/I होता है, ठीक है ना। कम मतलब सेंसिटिव मतलब क्या, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है बेटा कि कम पे ज़्यादा देना। मान लो कोई तुमको एक गाली देता है तो हम 100 गाली दे दें, ये होता है मैं सेंसिटिव हूँ, वहाँ पे बात बन जाएगी सेंसिटिव हूँ। जैसे मैंने पीछे समझाया था कि दो दोस्त, तो मान लो किसी अगले को तो किसी ने कुछ बोल दिया तो अगला बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, थोड़ा सा आपने टच किया वो बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बकने लगा, तो बगल वाला कहेगा बहुत सेंसिटिव है यार ये तो। नहीं, कम पे ज़्यादा प्रत्युत्तर है, उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो ये होता है करंट सेंसिटिविटी। ये देखो करंट जितना कम दोगे उतना ही आपका इसका मान ज़्यादा आएगा। इसका मान ज़्यादा आने का मतलब क्या, डिफ्लेक्शन का मान भी ज़्यादा आएगा। कम पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कम पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन। करंट कम दोगे, जितना कम करंट होगा सेंसिटिव का उतना ज़्यादा आएगा। और दो ये तो प्रोपोर्शनल है ना, ये जितना ज़्यादा आएगा विक्षेपण उतना ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार वोल्टेज का पीछे आपने देखा था। तो बेटा वीडियो कहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, मतलब कि चैप्टर नंबर 5 को लेकर के मैटर एंड मैग्नेटिज्म, वहाँ पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।